और अब वक्त यूपी प्राइम का है। उत्तर प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है और कड़ाके की ठंड ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहर को देखते हुए अलाव की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की जाए। एक सरकारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सर्दी के इस मौसम में कोई व्यक्ति खुले में ना सोए। गरीबों और निराश्रितों को शीतलहर में राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने रैन बसेरों की व्यवस्था की है। सभी जरूरतमंदों को रैन बसेरे में आश्रय प्रदान करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि रैन बसेरों में सुरक्षा और स्वच्छता के समुचित प्रबंध किए जाए। रैन बसेरों के संचालन में कोविड-19 के नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए। सीएम ने जरूरतमंदों को कंबल वितरित करने के निर्देश भी दिए और कहा कि जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी अलाव, रैन बसेरा संचालन और कंबल वितरण कार्य की नियमित निगरानी सुनिश्चित करें। तो मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट किया गया है और उस ट्वीट में इन बातों का जिक्र किया गया कि सर्दी के इस मौसम में कोई भी खुले में ना सोए। हर व्यक्ति की, हर जरूरतमंद की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए उन्हें रैन बसेरों में पहुंचाया जाए। वहां पे व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा कंबल वितरित करने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। और उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में अब बीजेपी से किसी भी सांसद, विधायक या मंत्री के परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकेगा। मुख्यमंत्री आवास पर हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकार और संगठन के बीच यह तय हुआ है और सभी मंत्रियों को सीधे तौर पर यह कहा गया है कि अपने क्षेत्र में किसी के घर परिवार का कोई सदस्य पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगा, ना ही उसे टिकट दिया जाएगा। तो परिवारवाद को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगठन के साथ मिलकर यह फैसला किया। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल और कई प्रमुख नेता मौजूद रहे, प्रमुख चेहरे मौजूद रहे और यह तमाम फैसले लिए गए। तो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। सरकार और संगठन की बैठक में यह फैसला लिया गया। तो 826 ब्लॉक में कार्यक्रमों का आयोजन करेगी भारतीय जनता पार्टी। 25 दिसंबर से पहले कृषि कानून पर अपनी राय न रखने की सलाह दी है। तो जिला पंचायत का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, लेकिन उसमें मंत्री, विधायक या सांसद के परिजन चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। और मुरादाबाद जिले में 22 साल की युवती के पति को यूपी के नए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत लव जिहाद के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद अब उसके पति और देवर को रिहा कर दिया गया। दोनों ने जेल से बाहर आने के बाद कहा कि अगर इस मामले में दोबारा परेशान किया गया तो वो भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। उधर महिला को शेल्टर होम भेज दिया गया था, जहां उसका गर्भपात हो गया और एक निजी लैब में अल्ट्रासाउंड के बाद इस बात की पुष्टि हुई है कि महिला का गर्भपात हुआ है। महिला के पति और देवर को 13 दिन तक जेल में रखा गया। पुलिस को अब तक इस केस में जबरन धर्मांतरण कराने के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। तो योगी सरकार के लव जिहाद कानून को अमल में लाने के बाद शाहजहांपुर में लव जिहाद का एक केस दर्ज किया गया। इस मामले में लड़की की तहरीर पर काजी समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। युवक पर आरोप है कि उसने हिंदू बनकर एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोप है कि लड़के ने लड़की के साथ तमंचे की नोक पर रेप भी किया और उसकी अश्लील तस्वीरें भी खींची। जब लड़की को लड़के की सच्चाई का पता चला तो लड़के ने हिंदू लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया, ऐसा आरोप। मामले की जानकारी जब मोहल्ले वालों को हुई तो शिकायत थाने में की गई। फिलहाल पुलिस इस मामले में
जांच कर रही है, कार्रवाई करने की बात कर रही है। सर मुझे बाद में पता चला कि ये मुस्लिम है जी। स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कैसे शुरुआत हुई? मेरे घर में इस किराए पर मकान दिखाने के लिए किसी को लाया था जी। तब इसने अपना नाम सुनील ही बताया था और मेरा नंबर ये ले गया था। फिर इसने आना जाना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, पूरी बात बताइए। फिर कैसे, किस तरीके से फ़ोन करके बात करता है, किस तरीके, कैसे नज़दीकियाँ बढ़िया जी उसने मेरे घर में आना जाना शुरू कर दिया था। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद आना जाना शुरू कर दिया। फिर उसने मेरा शारीरिक मानसिक सब शोषण करने लगा। उसके बाद में हमें मेरी वीडियोस लेके दिखाता रहा, धमकाता रहा कि हम तुम्हारे फैमिली में बदनाम कर देंगे, तुम्हें जीने लायक नहीं रखेंगे, तुम्हारे ऊपर अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारे ऊपर तेजाब डाल देंगे, तुम्हारे परिवार को बिल्कुल नष्ट कर देंगे। इन सब चीज़ों की धमकियाँ वो हमें देता था। कोतवाली में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसमें एक लड़के ने अपना धर्म छिपाने के महिला का यौन शोषण किया था। इसमें महिला द्वारा शिकायत की गई थी, इसमें FIR पंजीकृत कराया गया था। उसी युवक की गिरफ्तारी कर ली गई है। गिरफ्तारी करके आवश्यक पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और पीलीभीत में संगठन सृजन अभियान के तहत एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी संगठन या राजनीतिक पार्टी से गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने कहा गठबंधन हमारा आम जनता से और किसानों से होगा। इस दौरान प्रदेश और केंद्र सरकार पर वो जमकर बरसे। हमें इस बात का गर्व है कि हम किसानों की आवाज को उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लाख आरोप प्रत्यारोप लगा ले, ये काला कानून है, किसानों के खिलाफ कानून है। और इस बिल का विरोध कांग्रेस पार्टी पहले दिन से आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कर रही है। हम किसानों के साथ खड़े हैं, उनकी आवाज बुलंद करेंगे। और कितने लोगों की शहादत ये सरकार लेगी, हम इस सरकार से जानना चाहते हैं। पूरी तरह मुस्तैदी के साथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस सरकार के दमनकारी नीति के खिलाफ, इस किसान विरोधी नीति के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करेगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा गया कि प्रदेश में कोरोना काबू में है और प्रदेश में कंटेनमेंट जोन कम हुए हैं। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 23 लाख कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। और क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवाते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और वैक्सीनेटर्स की ट्रेनिंग, सिरिंजेस की उपलब्धता के बारे में एक विस्तृत समीक्षा भी की थी, जिसके बारे में भी आपको अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया। लेकिन सबसे ज़रूरी जो बात है वो है कि हम सब लोग सावधान रहें। सब लोगों के लिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। मास्क निरंतर पहने रहें, हाथ धोते रहें और सामाजिक दूरी बनाकर रखें। भीड़ भाड़ के क्षेत्रों से बचें। प्रदेश में कोरोना के संक्रमण कम होने से कंटेनमेंट जोन कम हुए हैं, हॉटस्पॉट्स कम हुए हैं। मैंने जैसे बताया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी एक एक्सरसाइज की गई है। वो एक्सरसाइज है कि लगभग 2.23 करोड़ के आसपास 2 करोड़ 23 लाख टेस्ट हो चुके हैं अभी तक और प्रतिदिन तेज़ी से टेस्ट किए जा रहे हैं। और लगभग 14 करोड़ 80 लाख से अधिक की जनसंख्या को, प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य विभाग द्वारा संपर्क किया गया है। उससे बीमारी के लक्षणों के बारे में पूछा गया है। यदि उनमें से किसी को संक्रमण के लक्षण मिले हैं तो उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है, उनका इलाज किया गया है। इसके साथ साथ एक बार टेस्ट होने के बाद पॉजिटिव आने के पश्चात हेल्पलाइन से, चाहे वो घर में होम आइसोलेशन में है या अस्पताल में है, निरंतर उनका हालचाल लिया जाता है दूरभाष से। हेल्पलाइन 24 घंटे काम कर रही है। इस प्रकार की व्यवस्था अन्य किसी प्रदेश में नहीं है। प्रदेश में संक्रमण कम हो रहा है
और औद्योगिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। औद्योगिक गतिविधियों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। उद्योग धंधे लगातार चलते रहें, उनके माध्यम से आर्थिक प्रगति होती रहे प्रदेश की, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और इसी क्रम में एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा करने के प्रयास में लगभग 6,77,000 नई एमएसएमई इकाइयों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में 20,643 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है बैंकों द्वारा। यदि हम संपूर्ण समीक्षा करें तो वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक लगभग 11,20,000 इकाइयों को बैंकों द्वारा प्रदेश में लगभग 31,700 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। इन धनराशियों के मिलने से ये इकाइयाँ तेजी से चल रही हैं। इन्हीं के माध्यम से कम 27 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ ले जाने में ये सभी इकाइयों की स्थापना, औद्योगिक आर्थिक गतिविधियां मदद करेंगी। प्रदेश सरकार किसानों के प्रति संकल्पबद्ध है, उनका हित देखने के लिए संकल्पबद्ध है तथा उनके हित के लिए उनको उनकी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसकी समीक्षा कर रहे हैं और उन्होंने हर जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि स्वयं अपना अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इन धान क्रय केंद्रों का वर्तमान में जो चल रहे हैं लगभग 4,300 धान क्रय केंद्र चल रहे हैं, जो कि पिछले साल से भी कम 1,200 से अधिक हैं। इन क्रय केंद्रों में 396 लाख क्विंटल धान अब तक खरीदा जा चुका है, जिसका कि मूल्य 7,404 करोड़ रुपए है। जो भी कल्पवासी होंगे माघ मेला के, उनको कल्पवास करने के लिए जब वो आएंगे उसके पहले उनको RT-PCR निगेटिव का एक सर्टिफिकेट भी साथ में लाना होगा कि उन्हें कोई संक्रमण नहीं है, क्योंकि इन जगहों पर बहुत ज़्यादा लोग जमा होंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके कारण से जब हमारा प्रदेश संक्रमण से इतने दिनों तक संभला रहा है और संक्रमण हमारे बहुत ही निचले स्तर पर रहा है, तो किसी प्रकार के ऐसी संभावना नहीं होनी चाहिए कि हमारे प्रदेश में संक्रमण बढ़े। ये बिल्कुल हमको नियंत्रित और निचले स्तर पर रखना है। और आप जानते हैं कि लगातार इस पर कार्य हो रहा है कि वैक्सीन जल्द से जल्द आएगी और ये अब संभावना है हम लोगों को कि बहुत जल्दी अगले महीने तक हम लोगों के यहाँ वैक्सीन आ सकती है, देश में आएगी और अपने प्रदेश में भी आएगी। और तब जो प्राथमिकताएं तय की गई हैं उसके अनुसार वैक्सीनेशन का कार्य होगा। हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाया जाएगा, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स उनको लगाया जाएगा, और जो 50 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं उनको लगाया जाएगा, और 50 साल से नीचे के जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं उनको लगाया जाएगा। ये प्राथमिकता, प्रारंभ में यही प्राथमिकता निर्धारित की गई है। लेकिन जब वो वैक्सीन अप्रूव होगी अपने देश में, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनके द्वारा, और जब अप्रूवल होने के बाद जब वो पहुंचेगी, वैक्सीन आएगी, तब ये कार्रवाई प्रारंभ होगी जिसकी हम तैयारियां कर रहे हैं। जब तक कोई वैक्सीन नहीं आई है और जब तक कोई इसकी निश्चित कोई दवा नहीं है, इसमें सावधान रहकर अपना बचाव करना ही सबसे समझदारी का कार्य है, सबसे अच्छा इलाज है। तो किसी प्रकार के भी अफवाह में ना आए। बहुत सारे जगह से इस प्रकार की खबरें आती हैं कि वैक्सीनेशन इसी महीने शुरू हो रहा है, इसी सप्ताह शुरू हो रहा है। इस प्रकार की खबरों में बिल्कुल ना आइए। जब वैक्सीन का अप्रूवल हो जाएगा देश की रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा, और जब वैक्सीन आएगी, आपको हम रोज अधिकृत सूचना देते हैं, अधिकृत सूचना आपको दी जाएगी। और जो मैंने आपको क्रम बताया प्राथमिकता का, प्रायोरिटाइजेशन का, उसी के अनुसार वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। तो जब तक कोई वैक्सीन नहीं है और जब तक कोई दवा नहीं है, अपने आप को सावधान रहकर, सतर्क रहकर संक्रमण से बचाए रखिए और संक्रमण की श्रृंखला को तोड़े रखिए। ये आवश्यक है कि आप अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ करते रहें। अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए। जब भी सार्वजनिक स्थलों में जाइए, अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए। मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, कपड़े से ढकिए, गमछे से ढकिए, लेकिन दुपट्टे से ढकिए, लेकिन मुंह और नाक को ढक कर रखिए। अगर आप मुंह और नाक को खुला रखेंगे तो आपको संक्रमण आ सकता है, आप संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि जो आपका आंख, नाक और मुंह का रास्ता है,
यही रास्ता है वायरस के आपके शरीर में अंदर जाने का। तो अगर आप इसको ढक कर रखेंगे तो आप संक्रमित नहीं होंगे। और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। कोई भी किसी भी कहीं जगह जाते हैं, किसी भी अपने कार्यालय में जाते हैं, बाजार जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। और शामली के गांव खंद्रावली में गन्ने के बॉन्ड को पर्ची को लेकर हो रही बैठक में 2 पक्षों में विवाद में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मरने वालों में एक ग्राम प्रधान पद का उम्मीदवार भी था। आरोपी चाचा और मृतक दोनों भतीजों के बीच पहले भी जमीन को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल मामला सामने जिले के कांदला थाना क्षेत्र के गांव खंद्रावली का है। सचिवालय में जो है गन्ना पर्यवेक्षक आ रहा था जी, वो कोई मीटिंग सीटिंग ले रहा था। एक करमवीर हर गए, करमवीर महिपाल फौजी इसके जक्कत ये गए। यहाँ वहाँ जाके इन्होंने कुछ कहा सुनी हुई। पर्यवेक्षक भी पिट्टा गन्ना पर्यवेक्षक। उसके बाद ये हमारे वाले जक्कत पर है, ये आ गए। इन्होंने कहा अरे ऐसा ना करो, नो ना करो। उन्होंने गोली चला दी। या गोली एक इसका लगी जी, एक करमवीर। किनको लगी है गोली? एक करमवीर का लगी जी, एक इसका। मीटिंग किस पर्पज से की जा रही थी? गन्ना पर्यवेक्षक था जी, गन्ना विभाग की। तो उनकी भी पिटाई की गई? हाँ जी, वो पिटे गए। वो किन लोगों ने किया है? इन्होंने किया जी, करमवीर ने। ठीक है। और गोली किस किस को लगी है? गोली एक राहुल को लगी जी, एक करमवीर को लगी। देखिए, आज लगभग दिन में 1:15 बजे खंद्रावली जो कांदा थाना अंतर्गत आता है गांव, वहां पे 2 पक्षों के बीच फायरिंग की सूचना आई थी और तत्काल जो थाना प्रभारी और अन्य पुलिस बल द्वारा मौके पर वहां पे पहुंचा गया। और उसके बाद वहां पता चला कि जो उनको गोली लगी है उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। हॉस्पिटल लाइफ केयर हॉस्पिटल यहाँ पे आए हैं। राहुल जो एक व्यक्ति है, उनकी यहाँ पे डॉक्टर को मृत घोषित कर दिया गया। यहाँ पे मैं और अन्य अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। एक और व्यक्ति हैं जिनको भी गोली लगी, उनको बेहतर चिकित्सा के लिए मेरठ रेफर कराया गया है। और फिलहाल जो है हम लोग टीम बनाकर दबिश डलवा रहे हैं और जल्दी इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित। घटना की वजह क्या बताई जा रही है सर? घटना की वजह जो है वो बताई जा रही है, कहाँ मीटिंग होगा इसको लेके एक विवाद उत्पन्न हुआ था। जो गन्ना से संबंधित कोई मीटिंग थी, वहाँ पे किसके घर पे होना है, कहाँ पे होना है, उसको लेके एक विवाद जो है वो त्वरित वहाँ पे उत्पन्न हुआ और वो बात आगे बढ़ गई। और 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पे जा रहे हैं। सीएम योगी अयोध्या से लगभग 50 किलोमीटर दूर आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिनों के कृषि मेले का उद्घाटन करेंगे। ये मेला 20 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा। मेले में किसानों के लिए कृषि प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें खेती किसानी से जुड़ी जानकारियां और कृषि उपकरण भी प्रदर्शित किए जाएंगे। कृषि मेले के दौरान एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खेती के जानकार लोग हिस्सा लेंगे और किसानों की आमदनी कैसे दोगुनी हो इसको लेकर जानकारियां देंगे। तो कृषि मेले के उद्घाटन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मंत्री रमापति शास्त्री और कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। मेला और कृषि प्रदर्शनी है ये वास्तव में जो अयोध्या मंडल है और आसपास के जो देवीपाटन मंडल है, इनके जो किसानों के लिए जो कृषि प्रौद्योगिकी है, चाहे राज्य सरकार द्वारा विकसित की गई हो या विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई हो या प्राइवेट संस्थानों द्वारा विकसित की गई हो या किसी किसानों की सफलता की कहानी हो, उस सबको हम लोग प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पर जो है दर्शाएंगे, ताकि जो किसान आए अन्य जिलों दूर दराज से वो कृषि में विविधता को देखें, कृषि विकास के बढ़ते चरण को देखें और कैसे किसानों की आय दोगुनी करनी है उस पर उसको बारीकी से देखें। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी का तो लोकार्पण का शिलान्यास का जो भी विश्वविद्यालय के संबंधित योजनाएं हैं उसका तो करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा इसमें हम लोग गोष्ठी का भी आयोजन किए हैं किसी समय की, चाहे कृषि विविधीकरण हो, पशुओं से संबंधित हो, दूध उत्पादन हो, पोल्ट्री हो, डेयरी हो, चाहे मधुमक्खी पालन हो, मशरूम पर हो, मछली पालन हो, इस तरह से उद्यान के विभिन्न अवयव हैं उन पर हैं। तो किसानों की आय कैसे दुगनी करनी है, किन किन चीजों को अपनाना है, उस पर औरैया के अजीतमल कोतवाली इलाके की पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस ने घर के अंदर चल रहे देह व्यापार का भांडाफोड़ किया।
मौके से पुलिस ने सेक्स रैकेट के लीडर, 5 लड़के और एक लड़की को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक उनको इस रैकेट की जानकारी काफी वक्त से मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। थाना अजीतमल क्षेत्र में कई दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा वहां पे अनैतिक देह व्यापार का धंधा किया जा रहा है। कल एक सटीक सूचना के आधार पर इस रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए हमारे द्वारा 5 पुरुषों और एक महिला और जो एक संचालिका थी उसको गिरफ्तार इसमें किया गया है। सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत कर जो पूरा रैकेट है उसको न्यायिक अभिरक्षा में हमारे द्वारा भेजा जा रहा है। बागपत में नए कृषि कानून के विरोध में किसानों ने आवाज उठाई। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खाप चौधरियों के नेतृत्व में हजारों किसानों ने दिल्ली सहारनपुर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 709 भी वो पहुंचे और किसानों ने अनिश्चित समय के लिए हाईवे को बंद कर दिया। धरना दे रहे किसानों ने इस बीच सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही मांग ना पूरी होने पर पूरे देश में चक्का जाम करने की चेतावनी दी। रणनीति है जो हमारी परसों पंचायत हुई थी उसमें आज का यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना था और जो भी पंचायत तय करेगी शाम के टाइम। अभी एक मीटिंग हुई थी उसमें अभी हमने अध्यक्ष जी और संचालन नियुक्त किया है और व्यवस्था बनाने का इंतजाम किया है। उसके बाद जो शांति हो जाएगी अभी हवन शुरू करेंगे। हवन के बाद एक मीटिंग लेंगे और मीटिंग में जो भी तय होगा आगे चलकर वो करेंगे। क्या हाईवे जाम रहेगा? हाईवे तो आज तो जाम है ही। निश्चित काल के लिए जो है ऐलान किया गया। उसका मीटिंग जो पास करेगी पंचायत वो सर्वोपरि है। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जंग छिड़ गई है। शिक्षा मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दिल्ली के अपेक्षा यूपी की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर होने का दावा किया है, तो दूसरी तरफ दिल्ली की शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अब बहस की चुनौती देते नजर आ रहे हैं। इस बीच मनीष सिसोदिया 22 दिसंबर को यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस दिन से उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, पूरी भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली सरकार जो है आम आदमी पार्टी पर टूट पड़ी। डिप्टी सीएम कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी कि हम मुंगेरी लाल के सिंह सपने देख रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल से हमारा यूपी का शिक्षा मॉडल बेहतर है। और सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने एक चुनौती दी थी कि उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की हालत बहुत अच्छी है और हम दिल्ली सरकार से डिबेट करना चाहते हैं। तो डिबेट करने के लिए दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम माननीय मनीष सिसोदिया जी 22 तारीख को लखनऊ आ रहे हैं। हमारी योगी सरकार से सिर्फ इतना जो अनुरोध है कि आप भागिएगा नहीं, स्थान और समय आप बताइए। मनीष सिसोदिया जी शिक्षा के मॉडल के मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए जो स्थान और समय आप बताएंगे वो स्थान और समय पर 22 तारीख को मौजूद रहेंगे। और किसान आंदोलन में शामिल होने वाले किसान अब ग्रेटर नोएडा के टोल प्लाजा पर बड़ी संख्या में जमा होने लगे हैं। ये किसान दिल्ली कूच के लिए अड़े हैं। किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर मुस्तैद है। टोल प्लाजा पर पहुंचे ज्यादातर किसान बुलंदशहर से आए हैं। पुलिस और किसानों के बीच हल्की नोकझोंक की भी खबर है। तो पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। टोल प्लाजा पर किसान बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं और पुलिस चूंकि उनकी जिम्मेदारी इन्हें रोकने की, और इस बीच खबरें यह भी कि पुलिस और किसानों के बीच में नोकझोंक भी हुई। और गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ने 1 दिसंबर को हुई लूट का खुलासा करते हुए लूट में शामिल 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस ने लूटा गया सामान, अवैध हथियार और चोरी की 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं। लोनी बॉर्डर क्षेत्र में 1 दिसंबर को ज्वेलर्स को गोली मारकर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आज ये जो लोनी बॉर्डर पुलिस ने जो खुलासा किया है, पूरा क्या मामला था? ये अभी क्षेत्र में 2-3 घटनाएं हाल ही में हुई थी, जिसमें कि
जो सुनार थे, सुनार की दुकान में काम करने वाले लोग थे, उनसे उनका थैला वगैरह छीन लेना, इस तरह से जब वो दुकान बंद करके जाते हैं। तो इसी के लिए टीमें लगाई गई थी और सीओ साहब के निर्देशन में लगातार टीमें काम कर रही थी। इसमें बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त की है हमारी थाने की टीम ने और हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने, और बहुत ही अच्छे तरीके से फुल रिकवरी इसमें की है। इसमें ये चीज़ें पता चली कि ये जो बदमाश है, इनका पूरा एक गैंग है प्रॉपर, और इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये पहले रेकी करते हैं और वो जानकार लोग ही होते हैं, उन्हीं से दुकानों से संबंधित अड़ोस पड़ोस के वो रेकी करते हैं, और रेकी करके जो लूट करने वाला गिरोह है उनको सूचना देते हैं। और खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने 2 सुपारी किलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों शातिर बदमाशों को दुल्हापुर थाना क्षेत्र के रामपुर इलाके से गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों ने पिछले दिनों सुपारी लेकर ग्राम प्रधान की पति की हत्या की थी। जनपद गाजीपुर में 12 नवंबर को ग्राम प्रधान के पति की गोली मारकर उनके घर पे जब वो अपने अंदर जा रहे थे, सरेशाम 2 लोगों ने इनकी हत्या की थी। एक उस हत्या का खुलासा है और दूसरी 8 दिसंबर को एक बारात गई थी रसूलपुर कासिमाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत। उसमें डीजे बजाने के दौरान एक झगड़ा हुआ था और दूल्हे के चचेरे भाई की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इन 2 घटनाओं के जो शूटर्स हैं वो दुल्लापुर तथा स्वाट टीम प्रभारी के संयुक्त प्रयास से ये अरेस्ट किए गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।